नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे हाजिर हूं टीसीएच पर इजराइल, फलस्तीन, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की अपडेट्स लेके। आपको खबर मिली होगी, आपने सुबह सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों पर, सारे इंपॉर्टेंट ट्विटर हैंडल्स पे यह खबर पड़ी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। जब वो भाषण दे रहे थे, गोली चली जो उनके कान में लगी है। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। यह खबर आपने पढ़ी होगी, लेकिन यह खबर आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि ठीक उसी वक्त जब यह सारा कुछ हुआ था, उसके तुरंत बाद इजराइल ने दमास्कस के ऊपर, जो सीरिया की राजधानी है, दमास्कस में काफर सोशे इलाका है, उस इलाके पर मिसाइलें फेंकी हैं, जिसमें एक मकान को नुकसान पहुंचा है, एक सैनिक मारा गया है और कुछ लोग घायल हुए हैं। यानी अब अगर आप देखेंगे तो इजराइल न केवल फलस्तीन पे लगातार हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ उसकी लड़ाई चल रही है और सीरिया पर भी उसने हमला कर रहा है। लेकिन सीरिया पर हमला उसको भारी पड़ सकता है, हिजबुल्लाह पे हमला तो भारी पड़ा ही है, वहां तो लगातार उसकी लड़ाई चल ही रही है। सीरिया पर हमले के बारे में मैं इसलिए अलग से कह रहा हूं क्योंकि रशिया ने बिना 1 मिनट की दूरी किए चेतावनी दी है और कहा है इसके ड्रामेटिक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, नाटकीय परिणाम हो सकते हैं। यानी अगर इजराइल को लगता है कि वो सीरिया पर मिसाइल फेंक कर निकल जाएगा तो वो इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं रशिया के ठिकाने हैं सीरिया में, उनके साथ समझौता है और ये रशिया के हितों के ऊपर सीधा हमला है। रशिया ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और आज दुनिया भर के अखबारों में यह बयान छपा है रशिया के रिप्रेजेंटेटिव का, जो वहां पर हैं, कि अगर इस तरह के हमले जो इन्होंने किया है इसके ड्रामेटिक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इजराइल ऐसा लगता है कि ट्रंप पर जब हमला हुआ तो उसको मालूम था कि पूरी दुनिया की निगाहें अब इसी हमले पर होंगी, हमारी न्यूज पर ध्यान नहीं जाएगी और उसी का फायदा उठाकर उसने दमास्कस के ऊपर हमला किया है। और इस तरह की हरकतें वो लगातार कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि उसने, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये गजा पट्टी की है। गजा पट्टी में जो शेडेड इलाका है, उस इलाके को कहा गया कि ये सेफ जोन है। वो जो शेडेड इलाका पूरा आपको दिख रहा है, उस इलाके को कहा गया कि ये सेफ जोन है, यहां पर हम बम नहीं बरसाएंगे। कल अचानक उस पर भी बम बरसाया गया। अल मवासी इलाका है जिसके ऊपर बम बरसाया गया और दावा क्या किया गया, बम बरसाने के तुरंत बाद यह दावा किया गया, पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे लोगों ने दावा किया कि वहां आतंकवादी छुपे हुए थे। हमास के लोगों को वो आतंकवादी कहते हैं। उनका कहना था कि हमास के लोग छुपे हुए थे, उनके ऊपर हमला किया और एक नाम लिया उन्होंने, मोहम्मद दईफ का। अब मोहम्मद दईफ जो है वो कौन है? वो अल कासम के कमांडर हैं, अल कासम के चीफ हैं। तो उनका कहना था कि मोहम्मद दईफ को हमने निशाना बनाया और इसलिए सेफ जोन पर हमने हमला किया, जिसमें 90 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए हैं। बाद में खबर यह आई कि न केवल मोहम्मद दईफ जिंदा हैं, बल्कि हमास के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह खबर बाकायदा आई और इस खबर के आने के बाद न केवल इजराइल की मीडिया, बल्कि अब नेतन्याहू भी यह बात कह रहा है कि मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं कि मोहम्मद दईफ मारा गया है कि नहीं मारा गया है। बहुत सीधा मामला है कि लगातार हमास के बहाने, हमास के कमांडर्स को मारने के बहाने लगातार सिविलियन इलाकों पर हमला करके लोगों को मारा जा रहा है। मासूमों को, मासूम औरतों को, बच्चों को, मर्दों को, बूढ़ों को मारा जा रहा है। आसमानी ताकत जो इनके पास है, आसमान में जो अमेरिका से हथियार इकट्ठा कर करके बम इकट्ठा किए हैं इन्होंने, उसकी सहायता से जानबूझकर फलस्तीनी लोगों को मारा जा रहा है। हमास को खत्म करना इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद जितने ज्यादा हो सके उतने फलस्तीनियों को मारना है। आप खुद सोच के देख लीजिए कि इसने खुद सेफ जोन घोषित किया कि यह जोन जो है वो सेफ होगा, इसमें जो लोग होंगे उनके ऊपर कोई आसमानी हमला नहीं होगा, और वहां पर हमला किया जाता है यह बहाना बना के कि मोहम्मद दईफ को मारा जा रहा है। मोहम्मद दईफ जिंदा है और 90 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए। यह इजराइल की पॉलिसी है। उसके बाद आप कहते हैं कि आप इजराइल का समर्थन क्यों नहीं करते, आप फलस्तीन का समर्थन क्यों करते हैं? तो मैं कहता हूं कि आईने में, अपने दिल के आईने में अगर आपकी आत्मा बची हो, आपकी रूह बच चुकी हो, अभी तक बची हुई हो, तो उस रूह के आईने में जरा अपनी शक्ल देखिए और यह बताइए कि एक एक दिन में इतने इतने मासूम लोगों को मार देने वाले इजराइल का समर्थन कौन कर सकता है? और सिर्फ इतनी ही हरकत तो है नहीं, हरकतें बहुत सारी हैं।
वेस्ट बैंक में लगातार जब से ये युद्ध चल रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है कि वहां के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। तानाशाह जो होते हैं वो बुलडोजर पे बहुत भरोसा करते हैं। जिनको भी लगता है कि नहीं हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, बुलडोजर उनकी बहुत बड़ी ताकत बनता है। हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि किस तरह से मासूम लोगों के घर बुलडोजरों से तोड़े गए हैं। पहले मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे तो सबको बड़ी खुशी हो रही थी। अब लखनऊ से जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि जब अपने ही लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जब उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जिनके घरों के बाहर आज भी बीजेपी के स्टिकर लगे हुए हैं, उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जिन्होंने खुशियां मनाई थी, पटाखे छोड़े थे जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जो दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलने पर बेहद बेहद खुश होते हैं। तब समझ में आता है कि जो फासिस्ट होता है वो सबका नुकसान करता है, कोई ऐसा नहीं है जो उसके निशाने से बच जाए। खैर, बात हो रही थी इजराइल की। वेस्ट बैंक के अंदर जिन लोगों ने अपने घर पहले से बनाए हुए हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, मतलब मल्टी स्टोरीज हैं, वहां पर ये सारा कुछ है, उनको लगातार इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने घर को खुद तोड़ दें। सोच के देखिएगा, अपने खून पसीने मेहनत का पैसा लगाकर आदमी ने घर बनवाया और अब इजराइल की सरकार उनसे खुद अपना घर तोड़वा रही है। क्यों कह रही है कि इसके लिए परमिशन नहीं लिया गया। असलियत क्या है? असलियत यह है कि उन जगहों पर वो अपनी कॉलोनीज बनाना चाहती है, अपने लोगों को बसाना चाहती है और फलस्तीनियों को बार बार बेघर करना चाहती है। फिर आप सवाल पूछेंगे कि लोग अपना घर तोड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अगर लोग खुद अपना घर नहीं तोड़ेंगे तो सरकार न केवल उनका घर तोड़ देगी, बल्कि तोड़ने का जो खर्चा आएगा उसमें और जुर्माना लगाकर उन्हीं लोगों से वसूलेगी। दुनिया में कहीं आपने इस तरह की कोई सरकार देखी है? दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि नागरिकों के घर तोड़ दिए जाते हैं और मुआवजा देने की जगह उनसे जुर्माना वसूला जाता है? और इसलिए क्योंकि फलस्तीनियों को हटाकर अपने लोगों को बसाना है। अमेरिका लगातार कहता रहा है कि गजा में भी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी जो है उसका शासन होगा। ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन है, पीए का शासन है, जिसमें इजराइल जाता है, लोगों के घर तोड़वा देता है और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के जो नेता हैं उसमें उंगली भी नहीं उठाते हैं। पूरे वेस्ट बैंक पे भले उसको आजाद कहा जाए, भले उसको फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का शासन कहा जाए, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है। वो जो चाहता है वो करता है और दुनिया उस पर कुछ भी नहीं बोलती है। यही वजह है कि वो हमास को खत्म करना चाहता है, यही वजह है कि वो हर तरह के रेजिस्टेंस को खत्म करना चाहता है, क्योंकि चाहता है कि फलस्तीनी एक तो वहां पर रहे नहीं और जो थोड़े बहुत बच भी जाते हैं वो पूरी तरह से उनके गुलाम बन के रहें। वो जब चाहें उनका घर तोड़ दें, जब चाहें उनकी जमीनें कब्जा कर लें, जब चाहे उनकी मिल्कियत कब्जा कर लें, जब चाहे उनको मार दें, जब चाहे उठा के जेल में डाल दें। और जब ये सारा कुछ होगा तो कोई ऐसा ना हो जो इस पर किसी भी तरह का रिएक्शन कर सके। इसीलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका भी ये चाहता है कि जब फलस्तीन का ये जंग खत्म हो जाए तो गजा के ऊपर भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कब्जा हो जाए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे दिया जाए, जो कब्जा सिर्फ दिखाने का होगा, क्योंकि ना उनके पास हथियार होगा, ना पुलिस होगा, ना सेना होगी और इजराइल जो चाहे वो करेगा, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इजराइल जो चाहे करेगा, अमेरिका भी आंखें मूंद कर बैठेगा, ब्रिटेन भी आंखें मूंद कर बैठेगा, सारी दुनिया आंखें मूंद कर बैठेंगी। इजराइल को इस लूट की, इस गुंडागर्दी की, इस आतंकवाद की पूरी छूट देना चाहता है अमेरिका, और वो ये कर सके इसके लिए लगातार हथियार भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, समर्थन भी दे रहा है और जहां जरूरत है वहां पर आंख भी बूंदे बैठा हुआ है। और जो इसकी मुखालिफत करता है उसको कहा जाता है कि वो आतंकवादी है। लोगों के घर उनके ही हाथ से तोड़वा देने वाले, लोगों की जमीन कब्जा कर लेने वाले, छोटे छोटे बच्चों को बम और गोली से मार देने वाले आतंकवादी नहीं है, लेकिन इसकी मुखालिफत करने वाले आतंकवादी हैं। ईरान के अंदर आपको याद होगा जनवरी में ईरान पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। अभी कल की यह खबर है कि उस हमले का जो जिम्मेदार था, आईएसआईएस का बंदा जो जिम्मेदार था, उसको ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो जो है अब उसकी जांच चल रही है। और ईरान का हमेशा से मानना है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। आईएसआईएस के बहाने मुसलमानों को सारी दुनिया में बहुत बदनाम किया गया और अब सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आईएसआईएस को न केवल अमेरिका और इजराइल ने बनाया था, बल्कि वो उससे अपने जो स्वार्थ हैं वो साधना चाहते हैं। आईएसआईएस के हाथ से
कुछ ऐसा करवा दो और उसके बाद कहो कि उस इलाके में तो आतंकवाद बहुत है, वहां पे फिर अपनी आर्मी भेज दो और फिर धीरे धीरे सारा कुछ कब्जा कर लो। सीरिया में इसी बहाने आकर अमेरिकन ठिकाना बना था, जो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन अमेरिका वहां किसी भी तरह से अपना ठिकाना बनाए रखना चाहता है और ऐसे ही बहानों से उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेल मिलता है। मिडिल ईस्ट एक तरह से आप कह लीजिए कि दुनिया का खजाना है। अमेरिका कैसे भी उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए उसने इजराइल को अपने साथ रखा हुआ है। इजराइल, आप ये कह सकते हैं कि इजराइल वहां पर अमेरिकी हितों की पूर्ति के लिए रहता है। मैं अभी ईदी अमीन की कहानी पढ़ रहा था, ईदी अमीन युगांडा का जो तानाशाह था। जब ईदी अमीन के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर ओबेटो जिसका शासन था उसको हटाकर या उसकी जगह पर तख्ता पलट करके ईदी अमीन को गद्दी पे बिठाने वालों में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो इजराइल का था। पूरे अफ्रीका में, पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर वहां की ऐसी सरकारों को हमेशा हटाया है, चाहे कर्नल गद्दाफी की हत्या हो या इराक में जो कुछ हुआ हो। पूरे मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका से आपको 1000 ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां अपनी लूट कायम करने के लिए इन्होंने लोकल पॉलिटिशियंस को, लोकल जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको मारा है, अपने हिसाब की दलाल सरकारें बनाई और उसके सहारे अपनी लूट जारी रखी है। ये सब करने वाले लोग आतंकवादी नहीं है। किसी दूसरे मुल्क में घुस के वहां पे तख्ता पलट करवाने में मदद करने वाले, वहां के आतंकवादी संगठनों को हथियार और पैसा देने वाले, ये आतंकवादी नहीं है। लेकिन जिसकी जमीन पर कब्जा है वो अगर इस कब्जे की मुखालिफत करता है तो वो आतंकवादी है। यह आतंकवाद की कौन सी परिभाषा है? कोई आपका घर गिरा दे तो वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन आप अगर अपने घर के सामने खड़े हो जाओ कि हम ये घर नहीं गिराने देंगे, ये हमारे पुरखों का घर है, हमने खून पसीने से बनाया है, तो आप आतंकवादी हो जाते हैं। मामला तो सीधा यह है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो जिसको चाहे आतंकवादी कह दे और जितना चाहे आतंकवाद कर ले, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता है। खैर, इस बार इतना पक्का है कि इजराइल अपनी सारी कोशिशों के बावजूद अपने मकसदों में उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है जिस तरह से 1940s के बाद से लगातार कामयाब होता रहा है। एक कारण तो ये कि ईरान के नेतृत्व में जो रेजिस्टेंस है वो लगातार रेसिस्ट कर रहा है, चाहे वो हूथी हो, चाहे हिजबुल्लाह हो। अभी ये सीरिया पे जो हमले हुए हैं उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी हमले किए हैं और इन सारे हमलों की वजह से, इन सारी लड़ाइयों की वजह से जो इकॉनमी है वहां की, वो बुरी तरह से सफर कर रही है। इजराइल की इकॉनमी के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं कि वहां के बैंकों की स्थिति खराब है, पर्यटन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ढेर सारी इंडस्ट्रीज और ढेर सारे सेंटर्स लगातार बंद हो रहे हैं और अगर अमेरिका, ब्रिटेन और ये सारे मुल्क हथियार और पैसा देना बंद कर दें तो इजराइल कोलैप्स कर जाएगा। और इनके पैसे और हथियार के बावजूद इजराइल की ही अपनी मीडिया के, इजराइल के ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि अगर जंग की यही पॉलिसी लगातार इजराइल चलाता रहा तो अगले 5-7 सालों में इजराइल के अपने वजूद पे खतरा हो जाएगा। तो एक बात तो यह बहुत क्लियर है। दूसरी बात है कि अमेरिका का दुनिया में जिस तरह से दबदबा है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनका जो अपना एक एक्सेस बन रहा है वो दुनिया में अल्टरनेटिव पावर की तरह खड़ा हो रहा है। यूं ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाने से पहले इस बार रशिया जाते हैं, पुतिन से मिलते हैं और पुतिन के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है ये बताते हैं। ये केवल घूमने का, फिरने का या फोटो खिंचाने का मामला नहीं था। हमारे यहाँ काफी कुछ कहा जाता है। ये एक ऐसी उभरती हुई ताकत को सलाम करने का मामला था जो दुनिया में अब अमेरिका की जगह लेने की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए रशिया को भी उसकी जरूरत है, लेकिन रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये इधर साउथ अफ्रीका और इस तरह के कंट्रीज के बीच में जिस तरह की एकता बढ़ रही है वो अपने आप में बताती है कि अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इवन यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे, ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये स्पेन का वीडियो है, वहां की मिनिस्टर हैं। यूरोप के अंदर भी लगातार ऐसी आवाजें मजबूत हो रही हैं जो इजराइल को कंडेम कर रही हैं, जो लगातार कह रही हैं कि फलस्तीन को आजादी मिलनी चाहिए। फ्रांस के अंदर आप जानते हैं कि जो लेफ्ट आया है,
हालांकि अभी उसके रास्ते में बहुत अड़ंगे पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन आया तो वो जनता के समर्थन से है। वो खुद फलस्तीन की आज़ादी का समर्थक है। यूरोप के अंदर कई देश, लैटिन अमेरिका के अंदर ज़्यादातर देश, अफ्रीका के देश, एशिया के देश, धीरे धीरे इन सारे देशों में जो चेतना आ रही है, जो सारी दुनिया को इस बार पता चला है कि इजराइल असल में क्या कर रहा है, उसके असरात दिख रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मैनचेस्टर से आया हुआ वीडियो है, जहां कल एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। और ये तो एक एग्जाम्पल है, सारी दुनिया में इतने लंबे समय से, तकरीबन 10 महीने हो गए, लगातार इस तरह के जुलूस, इस तरह का समर्थन निकल रहा है। और इजराइल एक तरफ से उसका खजाना खाली हो रहा है, दूसरे तरफ उसके लोग मारे जा रहे हैं। मैं बताऊं, अभी अल कासम ने कल ये तस्वीर जारी की है, वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने बताया है कि उसने इजराइल के 2 टैंकों को नष्ट किया है। यानी बात बहुत साफ है कि लगातार इनको नुकसान भी हो रहा है। इजराइल और इजरायली मीडिया अपना नुकसान कभी नहीं बताता है, यह सब मैं आपको बता चुका हूं। तो फिलहाल यह हालत है कि जंग चल रही है। इजराइल का निशाना है लोग, मासूम लोग, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े। वो लगातार उनको निशाना बना रहा है, लगातार जो शहरी हैं उनके घरों को निशाना बन रहा है। लेकिन जिन ताकतों से उनकी लड़ाई चल रही है, वो इंसानों को, वो आम इंसानों को मारने की जगह यहां की सेना से लगातार मुकाबला कर रहे हैं। और ईमानदारी से बताऊं तो इजराइल बाहर से कुछ भी दिख रहा हो, अंदर से बेहद फंसा हुआ है। अंदर उसकी अपनी पॉलिटिक्स में बहुत खींचतान चल रही है। इसलिए आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आखिरी बात मैं करके जाता हूं, मैंने बहुत साफ कहा था कि ये जो नया सीज फायर का प्रपोजल है, इसके लागू होने का मुझे फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। वो बात भी सही साबित हुई और अब सीज फायर पे कहीं बात भी दिखाई नहीं दे रही है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, मैं लगातार आपको, पहले दिन से, जिस दिन से जंग शुरू हुई है, लगातार मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, आगे भी अपडेट करता रहूंगा। आपसे उम्मीद यही कि हमारी ताकत बने, जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमारा जो पिन कमेंट है और डिस्क्रिप्शन है उसको खोल के देखिए। जैसे भी, जिस तरीके से भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी ताकत बनेंगे, हमारी आवाज को वो ताकत मिलेगी कि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख मिलाकर सच बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।